रुकती हुई सांसें देखी हैं, बहते हुए आंसू देखे हैं। क्या ये मंजर आप भूल जाएंगे? अगर भूलना भी, जिस आधुनिक भारत की बात हम करते हैं, अगर उसकी बुनियाद में जो खंभे लगे हैं, अगर उनको खुरच के देखेंगे तो उन खंभों में आपको कहीं ना कहीं एक सामाजिक न्याय की सोच वाला बहुजन जरूर मिल जाएगा, एक व्यवस्था पलटने वाला एक बहुजन जरूर मिल जाएगा, एक ऐसी सोच करने वाला बहुजन जरूर मिल जाएगा जो ये चाहता था कि इस देश की मुख्य धारा में बराबरी के पायदान पर हर समाज खड़ा हो, ना कोई अगड़ा हो, ना कोई पिछड़ा हो, ना कोई दलित हो, कि इस देश की व्यवस्था समानांतर व्यवस्था कायम होनी चाहिए, हर समाज को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, हर समाज का सत्ता, सुख, साधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खजाना सब में बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए। सिर्फ ये सोच है सामाजिक न्याय की। याद है ना वो मंजर? 2 साल शिक्षा को चौपट कर दिया, 2 साल रोजगार को चौपट कर दिया, 2 साल कमाई को चौपट कर दिया, 2 साल हमारी सांसें खत्म करने का काम कर दिया, और उसके बाद भी कहते हैं कि कोरोना के दौरान कोई मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। आज वर्तमान इस देश में ऐसा कोई परिवार नहीं बचा है जिसने अपने किसी न किसी सगे संबंधी को इस कोरोना काल के दौरान खोया ना हो। इस देश की राजनीति में किसान, मजदूर, पिछड़े, कमेरा समाज को एक पहचान, एक नाम, एक ताकत देकर इस दुनिया से अलविदा हुए अपना दल के संस्थापक यशाकाई बोधिसत्व डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए हर जाति, हर धर्म के तमाम महापुरुषों के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस जनपद फतेहपुर में हमारे साथ कमेरा अधिकार रैली में इस मंच पे शिरकत कर रहे हमारे गठबंधन सहयोगी दल, जिसका नेतृत्व 2022 के भावी मुख्यमंत्री अखिलेश जी कर रहे हैं, उनकी नुमाइंदगी करने पहुंचे, उनकी आवाज को हम सबके बीच में पहुंचाने का काम करने वाले राष्ट्रीय महासचिव सांसद विशंभर प्रसाद निषाद जी अपने आप में ज्ञान का अपार असीमित सागर, महामंडलेश्वर आचार्य स्वामी श्री सत्य आत्मानंद जी, जहानाबाद की धरती से हैट्रिक विधायक के नाम से जाने वाले आदरणीय पूर्व विधायक मदन गोपाल वर्मा जी, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना दल के जिलाध्यक्ष सत्यनारायण पटेल जी, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष विपिन यादव जी, इस मंच का संचालन कर रहे प्रदेश अध्यक्ष विधि मंच दिलीप पटेल जी, और इस मैदान में उपस्थित अपना दल समाजवादी पार्टी, महान दल सुहेल देव भारती समाज पार्टी, इस गठबंधन के प्रति अपनी आस्था, अपनी ऊर्जा, अपना सहयोग लगाने वाले अपने तमाम सुनने वालों का और पत्रकार बंधुओं का, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। ये कमेरा अधिकार रैली है और अधिकारों का जिसको बोध नहीं होता, अधिकारों का जिसको ज्ञान नहीं होता, वो समाज कभी अपना इतिहास नहीं बना सकता। क्या कहकर आपसे किस बात का वादा कर कर इस देश में अपनी सत्ता बनाने का काम किया था? क्या कहकर तो आपके बीच में गए थे? वो आपके बीच में ये कहकर गए थे कि अगर आपने साथ दिया, इस देश के कमेरा ने साथ दिया, तो किसानों की सरकार बनाएंगे, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे,
बताइए, ऐसा कहा था कि नहीं कहा था? कहा था। उनकी सरकार बने हुए 7 साल हो गए। किसानों की आय दोगुनी हुई? नहीं हुई। असल में हमारे प्रधानमंत्री जी की जबान जरा सी फिसल गई थी। वो ये कहने नहीं आए थे कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। वो ये कहना चाहते थे कि अगर हमको सत्ता में लाए तो किसानों को दोहरी मार दे देंगे। और दोहरी मार कैसे दी है समझ लीजिए। दोहरी मार ऐसे दी है कि आज आप अपनी फसल के लिए दिन में काम करते हैं और उस फसल को बचाने के रात को चौकीदार बन जाते हैं। दोहरी मार ऐसे दी है कि इस बची हुई फसल को जब ले करके बाजार में जाते हैं तो आपकी वो फसल सड़ जाती है, आप खुद जलाने को विवश हो जाते हैं, लेकिन ये प्रशासन उसको खरीदना नहीं चाहता है। ये दोहरी मार ऐसे हो गई है कि आपकी जमीन को ही लेकर के उस पे हाईवे बनाने के काम कर दिए हैं, उस पे टोल लगा दिए हैं और जिन चमचमाती फर्राटा भरने वाली सड़कों को आपको दिखा करके आपका वोट ले रहे हैं, उस पे चलने की औकात तक नहीं रहने दी है आपकी। उन सड़कों पे जो गाड़ियां चलती हैं वो BMW है, मर्सिडीज है। क्या उसको खरीदने का सामर्थ्य आपकी जेब में है? उसको खरीदने का सामर्थ्य आपका जेब में नहीं है। आपकी तो बग्गी आपके खेतों में चलने वाला ट्रैक्टर है। और ये सरकार इतनी दरिया दिल है, ये सरकार किसानों के बारे में इतना सोचती है कि हमारा एकमात्र वाहन जो हमारे सुख दुख का साथी है, हमारा ट्रैक्टर, उस पे भी सरकार की कृपा दृष्टि है। 28% GST को घटा करके 18% GST हमको उनके बीच में लाके खड़ा कर दिया है जो BMW पे 18% GST दे रहे हैं और किसान, इस देश का अन्नदाता 18% GST ट्रैक्टर पर दे रहा है और उसके बावजूद कहते हैं कि हम किसानों की सरकार चला रहे हैं। सही बात है। सोच तो इस देश के किसानों की आय दोगुनी करने की थी, लेकिन कौन से किसान की आय? उस किसान की आय जो खाद मांगने गया तो घसीट घसीट के मारा, या उस किसान की आय जो फसल लेकर के बाजार में खड़ा है, बाजार में कोई खरीद नहीं रहा, या उस किसान की आय जो खेतों में रात का चौकीदार बन गया है? हम आपसे कहना चाहते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे और अगर भारत की पहचान पूछेंगे तो बोला जाएगा भारत एक कृषि प्रधान देश है। और उसी देश को दुनिया के नक्शे पर पहचान दिलाने वाला ये अन्नदाता इस आजाद भारत में अपनी पहचान ढूंढ रहा है। जब जंगे आजादी चल रही थी ना, तो कोई हिंदू नहीं था, कोई मुसलमान नहीं था, कोई राजभर नहीं था, कोई पटेल नहीं था। सबके दिल में बस एक ख्वाहिश थी कि एक बार आजादी तो मिल जाए। और जब गुलामी की जंजीरें तोड़कर हम आजादी की तरफ करवट ले रहे थे, तब इस देश के जो तथाकथित नेता हैं जो कहते थे कि हमारी वजह से आजादी मिली है, उनके दिल और दिमाग में एक बार भी ये विचार नहीं आया कि इस देश का किसान, बहुजन, मजदूर, पिछड़ा समाज इस देश की व्यवस्था में कहां पर खड़ा किया जाएगा। वो तब भी मौन थे और आज आजादी के 75-76 साल भी मौन है। लेकिन आपसे कहना चाहेंगे, जिस आधुनिक भारत की बात हम करते हैं, अगर उसकी बुनियाद में जो खंभे लगे हैं, अगर उनको खुरच के देखेंगे तो उन खंभों में आपको कहीं ना कहीं एक सामाजिक न्याय की सोच वाला बहुजन जरूर मिल जाएगा, एक व्यवस्था पलटने वाला एक बहुजन जरूर मिल जाएगा, एक ऐसी सोच करने वाला बहुजन जरूर मिल जाएगा जो ये चाहता था कि इस देश की मुख्य धारा में बराबरी के पायदान पर हर समाज खड़ा हो, ना कोई अगड़ा हो, ना कोई पिछड़ा हो, ना कोई दलित हो। ये सोच थी उस आजादी के पीछे। और आज आजादी सिर्फ पन्नों पर रह गई है। चाहे किसी की बात कर ले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात कर ले, महामानव गौतम बुद्ध की बात कर ले, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बात कर ले, मान्यवर काशीराम जी की बात कर ले, या कमेरा समाज को जगाने के लिए अपनी जिंदगी न्यौछावर करने वाले डॉक्टर सोनीलाल पटेल की बात कर ले, चाहे माननीय
लिविंग लेजेंड मुलायम सिंह यादव जी की बात कर ले, हर किसी ने चाहा है कि इस देश की व्यवस्था समानांतर व्यवस्था कायम होनी चाहिए, हर समाज को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, हर समाज का सत्ता, सुख, साधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खजाना सब में बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए। सिर्फ ये सोच है सामाजिक न्याय की। इस सामाजिक न्याय के विचार का केंद्र बिंदु शिक्षा है, और अगर समाज में शिक्षा नहीं होगी तो वो समाज कभी आगे बढ़ नहीं सकता, सामाजिक न्याय की लड़ाई पूरी हो नहीं सकती। और आज देख लीजिए, शिक्षा के नाम पर हमको छला जा रहा है। क्या कहते हैं कि शिक्षा आपका अधिकार है, निसंदेह शिक्षा हमारा अधिकार है, लेकिन कौन सी शिक्षा? जो कटोरों में मिल रही है, या वो शिक्षा जो हमारी जिंदगी का स्तर बदलने का काम करेगी? हमारा अधिकार वो शिक्षा है जो हमारी जिंदगी बदल दे, वो शिक्षा नहीं जो मिड डे मील के नाम पे हमें विद्यालयों में कटोरों में परसी जा रही है। आज हमारी स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि हमारी जेब में इतना पैसा नहीं है कि हम अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में पढ़ा सकें, क्योंकि वहां एक मोटी फीस जाती है। और हम किसान मजदूर कमेरा समाज जहां रहते हैं, हमारी जिंदगी पगडंडियों में बीतती है, तो वहां पर जो सरकारी स्कूल काम कर रहे हैं, वहां पर ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करके आगे प्रतियोगिता क्रैक करके IAS PCS बन सके। हमारा दोहन हो रहा है, हमें धीमे धीमे छांटा जा रहा है। जिन IIT, जिन प्राइवेट कॉलेजेस को दिखा करके, जिन महंगे महंगे चमचमाते स्कूलों को दिखा करके आपका वोट लिया जा रहा है ना, वहां आपके बच्चे कभी पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि जब प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं होगी तो कॉलेज की दहलीज तो कभी उनके लिए खुलेगी ही नहीं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि वादा करा था कि जब हम सरकार में आएंगे तो रोजगार देंगे। कितने रोजगार मिले? रोजगार मिलना तो दूर, कोरोना ने तो ऐसा कर दिया, सरकार के एक आदेश ने तो ऐसा कर दिया कि जिनके हाथों में नौकरियां थी उनके नौकरियों के भी शटर गिर गए। देख लीजिएगा, हमारे समाज के लड़के लड़कियां जो दूर जाके काम करते थे वो कलेक्ट्री नहीं कर रहे थे, अगर वो गए थे तो ठेला चला रहे थे, कंपाउंडरी कर रहे थे, छोटी छोटी दुकानों पे काम कर रहे थे। और जब कोरोना में ये शटर गिरे हैं तो हमारे लड़के लड़कियां घरों को वापस आ गए हैं। और घरों जब वापस आए हैं तो उनके लिए ट्रेनें नहीं चल रही थी, उनके लिए बसें नहीं चल रही थी, वो तड़प तड़प कर भूखे प्यासे मरते खटते पिटते अपने घरों को पहुंचे हैं। देखा है ना वो मंजर, याद है ना वो मंजर? 2 साल शिक्षा को चौपट कर दिया, 2 साल रोजगार को चौपट कर दिया, 2 साल कमाई को चौपट कर दिया, 2 साल हमारी सांसें खत्म करने का काम कर दिया। और उसके बाद भी कहते हैं कि कोरोना के दौरान कोई मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। आज वर्तमान इस देश में ऐसा कोई परिवार नहीं बचा है जिसने अपने किसी न किसी सगे संबंधी को इस कोरोना काल के दौरान खोया ना हो। हर परिवार ने रुकती हुई सांसें देखी हैं, बहते हुए आंसू देखे हैं। क्या ये मंजर आप भूल जाएंगे? अगर भूलना भी चाह रहे हैं तो मैं आपको चेतावनी देती हूँ, अगर अपने परिवार वालों का गम आप भूल गए, अपने सड़क पे चलते हुए भूखे प्यासे लड़कों को मरते हुए अगर आप भूल गए, तो आप विश्वास रखिएगा कि आपकी पीढ़ियां आपको कभी माफ नहीं करेंगी। वो ये कहेंगी कि कैसे नकारे हमारे पुरोधा थे जो हमको भिखारी बना के छोड़ गए। इसलिए बदलाव की पराकाष्ठा यही होगी कि हम 2022 में गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में, चाहे समाजवादी पार्टी का, चाहे अपना दल का, चाहे महान दल का, चाहे सुभाषपा का, किसी का भी झंडा लेकर के आपके बीच में जो भी प्रत्याशी भेज दे, किसी भी जाति या धर्म का, आप सिर्फ एक बात देखिएगा कि ये कमेरों की सरकार बनेगी, ये पिछड़ों की सरकार बनेगी, ये बहुजनों की सरकार बनेगी, ये किसानों की सरकार बनेगी। और जब किसानों की सरकार बनेगी तब किसानों की बात होगी। वल्लभी पटेल संघर्ष करो, वल्लभी पटेल संघर्ष करो, वल्लभी पटेल